मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पहला लेक्चर ये थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लेक्चर होगा आप लोगों का। पहला लेक्चर मैंने डाल दिया था, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था वो टॉपिक सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ। पहला टॉपिक जो मैंने आपको वहाँ पढ़ाया था थर्मोडायनेमिक्स का डिफिनेशन आपको बता दिया था। दूसरा चीज़ मैंने आपको जो पढ़ाया हुआ था वो पढ़ाया था सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है बेटा, यूनिवर्स क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है। उसके बाद आपको बताया था सम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो मास पे डिपेंड करता था, कुछ मास पे डिपेंड नहीं करता था। उसमें से इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ था। आज मैं आपको बताऊंगा थर्मोडायनेमिक कुछ प्रॉपर्टीज होता है जो पाथ पर डिपेंड करता है और कुछ होता है जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो आप हेडिंग डालें और सितारा लगाएं बेटा, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन पाथ। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन पाथ। अब इसके बेसिस पे, पाथ के बेसिस पे अब उसे दो कैटेगरी में हमने बांटा। कितने कैटेगरी बांटा बेटा? दो कैटेगरी बांटा। पहला होता है पाथ फंक्शन और दूसरा होता है बेटा स्टेट फंक्शन। सर पाथ फंक्शन क्या होता है, स्टेट फंक्शन क्या होता है वो देखो। पहला अगर मैं बात करूं पाथ फंक्शन की तो सुनिए बेटा, पाथ फंक्शन एक्चुअल में है क्या। पाथ फंक्शन क्या होता है? कोई भी ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, अब मैंने देखो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज डिफाइन तो होगा, या तो मास पे डिपेंड करे या तो मास पे डिपेंड नहीं करेगा। अब उसमें से भी क्या होता है, कुछ ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो रास्ते पर डिपेंड करता है, मतलब पाथ, किस पाथ से जा रहे हो। अगर तुमने पाथ बदल लिया तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। तो कोई भी ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, क्या बोला मैंने, कोई भी ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो पाथ पर डिपेंड करेगा, सब का सब क्या कहलाएगा बेटा, पाथ फंक्शन। क्या कहलाएगा बेटा, पाथ फंक्शन। याद रहेगा, कैसा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो किस पर डिपेंड करेगा बेटा, पाथ पर डिपेंड करेगा। दुनिया उसको क्या बोलता है बेटा, पाथ फंक्शन। से इसका एग्जांपल क्या होता है, एग्जांपल बता दीजिए। अभी लो जी एग्जांपल बता देते हैं। मान लो कोई एक आदमी है, अपने पास ए है, बी है और यहाँ क्या है बेटा, सी। अब ए, बी और सी। अब मान लो एक आदमी है, उसको ए से सी जाना है। ए से कहाँ जाना है बेटा, सी जाना है। तो लॉजिक क्या कहता है उसमें, अगर मान लो ये 3 है, ये 4 है, ये 90 नहीं मैंने बोला हुआ है, सिर्फ ऐसे कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है, आपको देखने से लगा 90। और मैंने इसको मान लो 6 मान लिया थोड़ी देर के लिए, ठीक, ये 3 है, ये 4 है और ये हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए 6 मान लिया। अब एक आदमी को ए से सी की तरफ जाना है। ए से कहाँ जाना है बेटा, सी। तो ए से सी जाने में वर्क डन कैसे करना पड़ेगा वो देखो। ए से सी अगर जाना है तो सबसे पहले ऐसे करेगा, ए बी प्लस का बी सी। तो क्या कहेगा वो, 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा बेटा, 7। अगर मान लो थोड़ी देर के उसको राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना दिया, ये अगर पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो ए सी के केस में वर्क डन कितना है, 7। बच्चा बोलेगा नहीं हम डायरेक्ट ए सी से डायरेक्ट ए से सी जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल जा सकते हैं जी। ए से सी का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा, 5। क्या दोनों वैल्यू बराबर आया या दोनों वैल्यू अलग अलग आया बेटा? यहाँ 7 आ रहा है और यहाँ कितना आ रहा है बेटा, 5। यहाँ 7 है और यहाँ कितना है बेटा, 5। दोनों वैल्यू अलग अलग है कि सेम है? दोनों वैल्यू क्या है बेटा, अलग अलग है। अगर दोनों वैल्यू अलग अलग है तो वर्क का भी वैल्यू क्या रहेगा बेटा, अलग अलग हो गया। तो वर्क कौन सा फंक्शन होगा बेटा, वर्क कौन सा फंक्शन होगा, वर्क इज अ पाथ फंक्शन। वर्क कौन सा फंक्शन है बेटा, पाथ फंक्शन। क्यों? क्योंकि रास्ता बदलते ही वर्क का वैल्यू क्या हो गया है, चेंज कर दिया गया है। वर्क का वैल्यू क्या किया गया बेटा, चेंज कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ 7 है और 5। तो आज के बाद अगर कोई आपसे पूछता है पाथ फंक्शन क्या है, तो सिंपल से वर्ड्स में उसको जवाब देना बेटा, ऐसा फंक्शन। कैसा फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो पाथ पर डिपेंड करेगा। कैसा फंक्शन बेटा, ऐसा फंक्शन जो किस पर डिपेंड करेगा, पाथ पर। मतलब रास्ता बदलते उसका वैल्यू क्या हो जाए बेटा, चेंज हो जाए। तो दुनिया उसी को क्या बोलेगा, पाथ फंक्शन। क्लियर है? जैसे वो एग्जाम्पल अगर कोई पूछ देता है तो क्या बोलोगे, वर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ पाथ फंक्शन। वर्क किसका एग्जाम्पल है बेटा, पाथ फंक्शन का एग्जाम्पल है। याद रहेगा। दूसरा अपन बात करते हैं बेटा स्टेट फंक्शन। व्हाट इज स्टेट फंक्शन? आप देखो बेटा स्टेट फंक्शन होता क्या है। स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, स्टेट का मतलब आपने पढ़ा होगा सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस तरह से। यहाँ स्टेट फंक्शन का मतलब समझो क्या है, कोई भी ऐसा फंक्शन जो सिर्फ और सिर्फ
इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करेगा, बीच में उसको किसी से कोई मतलब नहीं होगा, सब का सब स्टेट फंक्शन कहलाएगा। याद रहेगा, कैसा फंक्शन, ऐसा फंक्शन, कैसा फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो सिर्फ और सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करेगा, दुनिया उसे क्या बोलेगा बेटा, स्टेट फंक्शन। अब इसका एग्जांपल समझो क्या है। बैलून देखा होगा तुमने, बैलून में मान लो कोई गैस हमने फिल कर दिया, उसमें गैस भर दिया, ठीक है। अब तुम बैलून के इधर से देखो, उधर से देखो, उधर से कहीं से भी घूम के देख लो, क्या उसका वॉल्यूम फिक्स होगा? पोजीशन बदलने से उसके वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो मेरे पास कोई ग्लास है, ग्लास में मान लो 1 लीटर ग्लास पानी अगर उसमें डाल देते हैं तो उसे कहीं से भी देखो, क्या उसके वॉल्यूम पे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। तो वॉल्यूम कौन सा फंक्शन होगा बेटा? स्टेट फंक्शन। दूसरा बेटा, वहां पे गुब्बारा में क्या बेटा, प्रेशर नापना होता है। गुब्बारे मान लो कोई हवा भर दिया हमने उसके अंदर, उसके बाद प्रेशर मापो, प्रेशर सिर्फ और सिर्फ कहीं से भी घूम के देखो, बैलून के कहीं से भी घूम जा बेटा, प्रेशर उतना ही होने वाला है, प्रेशर चेंज नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल कितना होता है बेटा और फाइनल कितना होता है। दूसरा टेम्परेचर, अगर मान लो तुम्हारे शरीर का टेम्परेचर, तुम यहाँ पे लगा के थर्मामीटर लगाओ, चाहे मुंह पे थर्मामीटर लगाओ, कहीं पर भी थर्मामीटर लगाओ, क्या पोजीशन बदलने से टेम्परेचर तुम्हारी बॉडी का चेंज हो जाएगा क्या? नहीं ना, चेंज होता है। तो टेम्परेचर किसका एग्जांपल हो गया बेटा? स्टेट फंक्शन का। याद रहेगा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर किसका एग्जांपल है बेटा? स्टेट फंक्शन। अगर कोई आपसे मार्केट में पूछता है स्टेट फंक्शन क्या है, बता दोगे? ऐसा फंक्शन, कैसा फंक्शन? ऐसा फंक्शन जो सिर्फ और सिर्फ, या ऐसा प्रॉपर्टीज जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है बेटा? फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे, दुनिया उसी को क्या बोलता है बेटा? स्टेट फंक्शन। याद रहेगा, तो लिख ले बेटा, दोज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज which depends, those thermodynamic properties which depends only on final and initial position, only on final and initial position, known as state function, pressure, volume, temperature, enthalpy, internal energy, एंट्रोपी आर स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन आपको समझ में आया? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, ये सब का सब आपका कौन सा फंक्शन कहलाएगा बेटा? आपका स्टेट फंक्शन। ये एग्जांपल में कॉपी कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। इस सब पे चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। अब प्रेशर बता चुका हूँ, वॉल्यूम बता दिया बेटा, टेम्परेचर आपको याद रखना है बेटा, एंथैल्पी याद रखना है, इंटरनल एनर्जी याद रखना है, और एंट्रोपी क्या होता है, सब पे हम लोग थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया बेटा। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन पाथ, दो तरह का होता है, एक मतलब पाथ फंक्शन होता है और दूसरा कौन सा होता है बेटा? स्टेट फंक्शन होता है। अब आगे अपन बढ़ते हैं बेटा, हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता क्या एक्चुअल में है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब इसका मतलब समझो क्या है। सर हम कब समझेंगे ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है या नहीं है? लॉजिक याद रखना, अगर आपका, एक बात बता रहा हूं मैं, अगर आपका मान लो कोई वर्क हो रहा है या कुछ भी प्रोसेस हो रहा है, उस समय अगर आपका स्टेट चेंज हो गया, मतलब पहले सॉलिड था लिक्विड में हो गया, लिक्विड था गैस में, अगर स्टेट में चेंज हुआ, किस में चेंज हुआ बेटा? स्टेट में। किस में चेंज हुआ बेटा? स्टेट में चेंज हो गया, तो समझ लेना वहां थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। अगर कोई भी चीज अगर अपना स्टेट बदल देता है, तो कोई भी प्रॉपर्टीज अगर स्टेट बदलेगा या वैल्यू अपना चेंज करेगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं बेटा उसको? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। कोई भी ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जो अपना वैल्यू या अपना स्टेट, क्या बोला मैंने? कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो अपना वैल्यू या अपना स्टेट चेंज करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। याद रहेगा, नोट्स मैंने वहां पे दिया हुआ, डेफिनेशन वहां लिखवाया हुआ, आप वहां से कॉपी कर लीजिएगा। याद रखना क्या बेटा? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता क्या चीज है? कोई भी ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, क्या बोला मैंने? कोई भी ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, कोई भी ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज या थर्मोडायनेमिक सिस्टम जब अपना वैल्यू या अपना फेज चेंज करेगा, दुनिया उसी क्या बोलेगा बेटा? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में सबसे पहला जो हम लोग को पढ़ना होता है बेटा, वो पढ़ना है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस।
अब आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है वो समझो बेटा। कोई भी ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, देखो सिंपल सा मुझे ऐसे याद रहता है बेटा, आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब क्या होता है बेटा सेम, और यहाँ बारिक लिखा, बार किसका यूनिट होता है बेटा प्रेशर का। तो ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, दुनिया उसे क्या बोलता है बेटा आइसोबारिक प्रोसेस। याद रहेगा कैसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर क्या रहेगा बेटा कांस्टेंट, तो दुनिया उसे क्या बोलेगा बेटा आइसोबारिक प्रोसेस। याद कैसे रखोगे, आइसो का मतलब सेम और बार किसका यूनिट होता है बेटा प्रेशर का, तो दुनिया इसे क्या बोलता है बेटा आइसोबारिक प्रोसेस। याद रहेगा कैसा प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस में प्रेशर क्या रहेगा बेटा कांस्टेंट, तो दुनिया क्या बोलेगा उसको बेटा आइसोबारिक प्रोसेस। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो गया, दुनिया वालों यहाँ ध्यान से देखना, अगर मैंने कहा प्रेशर कांस्टेंट तो फाइनल भी उतना ही होगा, इनिशियल भी उतना ही होगा। अगर तुमने चेंज निकाला डेल्टा पी, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ये वैल्यू कितना आने वाला बेटा 0 आने वाला। तो डेल्टा पी का वैल्यू हमेशा याद रखेंगे आइसोबारिक प्रोसेस में कितना होने वाला बेटा कांस्टेंट होने वाला। कितना होने वाला है कांस्टेंट, कितना होने वाला है कांस्टेंट। दूसरा देखो जरा, अगला है बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, अब पागल सर इसको आइसोचोरिक प्रोसेस बोलता है, तो ये आइसोकोरिक होता है, ठीक है, गलत प्रोनाउंसिएशन ना करें। अब आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है वो समझो बेटा। आइसोकोरिक का मतलब क्या है, ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, कैसा ऐसा जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, जिसमें वॉल्यूम क्या रहेगा बेटा कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या रहेगा बेटा कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या रहेगा बेटा कांस्टेंट, दुनिया उसको क्या बोलेगा बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या बोलेगा बेटा उसको आइसो। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा वी जैसे ही निकालोगे तो कैसे निकलेगा बेटा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। जो गरीब मंद बुद्धि बच्चा, उसको समझा देता हूँ, उसको यहाँ पे भी दिक्कत होगा। अगर मैंने यहाँ 0 लिख दिया, उसके दिमाग में चल रहा है 0 कैसे लिख दिया मास्टर, तो देखो बेटा उसके लिए जो मंद बुद्धि वाले हैं, प्रेशर कांस्टेंट कोई भी वैल्यू ले लो बेटा, 5 हमने मान लिया, 5 लीटर मान लो थोड़ी देर के लिए, चेंज निकालोगे तो फाइनल तो कितना है 5, इनिशियल भी कितना है बेटा 5, 5 माइनस 5 कितना होगा बेटा 0, तो कितना है बेटा डेल्टा वी का वैल्यू 0। हमेशा याद रखना बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा वी का वैल्यू कितना होगा 0 होगा। आइसोबारिक समझ में आ गया बेटा, ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में प्रेशर क्या रहेगा बेटा कांस्टेंट, दुनिया क्या बोलेगा उसको आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और डेल्टा वी का वैल्यू वहां कितना चमकने वाला बेटा 0। तीसरा प्रोसेस में आ जाओ बेटा, तीसरा प्रोसेस होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है वो समझो बेटा। थर्मल का मतलब टेम्परेचर, आइसो का मतलब सेम। अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है थ्रू आउट द प्रोसेस, दुनिया उसी को क्या बोलता है बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या बोलता है उसको बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस। याद रहेगा कैसा प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर का वैल्यू क्या होने वाला बेटा कांस्टेंट होने वाला है, दुनिया उसे क्या बोलता है बेटा आइसोथर्मल। तो डेल्टा टी का वैल्यू निकाल सकते हो क्या, डेल्टा टी यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। डेल्टा टी कितना आ जाएगा यहाँ से 0 आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, आइसोबारिक बता दिया बेटा, आइसोकोरिक बता दिया, आइसोथर्मल बता दिया। यहाँ तक कोई तकलीफ दुख दर्द पीड़ा कलेश विकार हैरानी परेशानी है तो बताओ, नहीं ना है, ठीक है। आइसोबारिक समझ में आ गया बेटा, आइसोकोरिक अपन को आ गया, अपन ने आइसोथर्मल पढ़ लिया। अपन अब इधर आते हैं बेटा 4th नंबर में, यहाँ में लिखूँ क्या आइसोकोरिक, अच्छा ऊपर लिख देता हूँ आइसोकोरिक मिटा रहा हूँ मैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है वो देखो, तैयार हो गांव वालों, सीखो जरा। चौथा एडियाबेटिक प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा आता है। पीवी पे पावर गामा बराबर कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, बात याद रखना। कैसे होता है वो अपन बाद में, प्रूफ अपने को जरूरत नहीं है, सिर्फ कैसे होगा वो हम लोग आपको बता देंगे थोड़ी देर में। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। अब एडियाबेटिक का मतलब क्या होता है समझो बेटा, ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। कैसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ऐसा कैसा
ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें हीट कांस्टेंट होगा पूरे प्रोसेस में। क्या कांस्टेंट होगा बेटा? हीट। देखो गांव वालों, टेम्परेचर और हीट में अंतर होता है, ठीक है, जाकर डिफिनेशन पढ़ना, मैं कल बताऊंगा। टेम्परेचर और हीट में अंतर, तुम लोग वही सेम समझ रहे हो, तो दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। दोनों अलग अलग कैसे होता है मैं कल के लेक्चर में बताऊंगा, आज यहाँ समझ ले। एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट कांस्टेंट होगा। कैसा प्रोसेस? ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट कांस्टेंट होगा पूरे प्रोसेस में। दुनिया उसको क्या बोलेगा? एडियाबेटिक प्रोसेस। हीट क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट। हीट क्या रहेगा? कांस्टेंट। पूरे प्रोसेस में अगर हीट कांस्टेंट है तो दुनिया उसको क्या बोलता है बेटा? एडियाबेटिक प्रोसेस। मतलब डेल्टा, यहां देखो बेटा, या तो डेल्टा क्यू लिख के देगा, बड़ा वाला क्यू होगा, या फिर स्मॉल क्यू लिखा होगा। अगर इस दोनों का वैल्यू 0 है तो दुनिया उसी को क्या बोलेगा बेटा? एडियाबेटिक प्रोसेस बोलेगा। क्या बोलेगा बेटा? एडियाबेटिक प्रोसेस। ये चारों क्लियर है या नहीं है, ये बता दो। क्लियर है तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहला प्रोसेस मैंने बताया था बेटा आइसोबारिक, प्रेशर कांस्टेंट होगा। आइसो, इसका बताया था आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। एडियाबेटिक प्रोसेस, हीट कांस्टेंट होगा। अब चौथा आता है बेटा साइक्लिक प्रोसेस, पांचवा होगा बेटा साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस एक्चुअल में है क्या, वो सुनो बेटा। साइक्लिक का मतलब तुम्हारे दिमाग में पहले से क्लियर होगा। साइक्लिक का मतलब साइकिल जैसा कुछ दिखना चाहिए। साइक्लिक का मतलब अपन क्लोज पढ़ते हैं बेटा। तो पांचवा अगर बात करें साइक्लिक प्रोसेस, तो साइक्लिक प्रोसेस एक्चुअल में है क्या, वो देखो बेटा। साइक्लिक प्रोसेस, अब समझिए साइक्लिक प्रोसेस क्या है। ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, कैसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस? ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें फाइनल और इनिशियल दोनों पॉइंट सेम होगा, दुनिया उसी को बोलेगा साइक्लिक प्रोसेस। क्या बोलेगा उसको? साइक्लिक प्रोसेस। याद रहेगा, कैसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस? ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें, कैसा? जिसमें फाइनल और इनिशियल दोनों पोजीशन क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा, दुनिया उसी कौन सा बोलता है बेटा? साइक्लिक प्रोसेस बोलता है। अब देखो, जैसे मान लो एक आदमी था, ए से चला, फिर बी के पास आया, बी से वापस कहाँ है बेटा? सी, और वापस कहाँ आया बेटा? ए पे। अब देखो उसका फाइनल और इनिशियल दोनों पॉइंट क्या है बेटा? सेम है, तो दुनिया इसी को कौन सा प्रोसेस बोलता है बेटा? साइक्लिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बोलता है बेटा उसको? साइक्लिक प्रोसेस। याद रहेगा, एक चीज याद रखना, साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा एच और डेल्टा ई दोनों का वैल्यू 0 होने वाला है। दोनों का वैल्यू क्या है बेटा? 0। मार्केट में ये सब तुमसे छुपाया जाता है, ये याद रखना। साइक्लिक प्रोसेस, डायरेक्ट क्वेश्चन, साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा एच और डेल्टा ई दोनों का वैल्यू 0 रख देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेल्टा एच और डेल्टा ई दोनों क्या होने वाला है? 0। तो पूछे बेटा साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, बता दोगे? ऐसा प्रोसेस, कैसा प्रोसेस? ऐसा प्रोसेस का फाइनल और इनिशियल दोनों पोजीशन क्या होगा बेटा? सेम, दुनिया क्या बोलेगा? एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या बोलेगा बेटा इसको? एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या बोलेगा? एडियाबेटिक प्रोसेस। याद रहेगा। अब समझो बेटा, नेक्स्ट मैंने कितना बताया बेटा? टोटल 5। पांचों प्रोसेस में अगर कोई भी थोड़ा सा भी तकलीफ हो तो आप कमेंट जाके वहां कीजिए, मैं आपको फिर से वापस से रिपीट कर दूंगा। अब लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। पहला मैंने आपको समझाया बेटा एडियाबेटिक प्रोसेस, हीट क्या रहेगा बेटा? आपका कांस्टेंट रहेगा पूरे प्रोसेस में। डेल्टा क्यू, बड़का वाला क्यू या स्मॉल क्यू का वैल्यू किसके बराबर होगा बेटा? 0 के बराबर। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट कांस्टेंट, वहां पीवी बराबर गामा बराबर कांस्टेंट आता है। वो कैसे आता है? पहले आपको इंटरनल एनर्जी समझना पड़ेगा, इंथैल्पी समझना पड़ेगा। ये सब आप समझ जाओगे तो मैं वो डेरिवेशन वहां पे आपको करवा दूंगा, ठीक है। एडीपी पर गामा कांस्टेंट कैसे होता है ये आपको याद रखना है। यहाँ तक कोई तकलीफ, दुख, दर्द, पीड़ा, क्लेश, विकार, हैरानी, परेशानी नहीं। तो अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे बेटा वर्क की तरफ। वर्क एक्चुअल में होता क्या है मैं आपको डिफाइन करूंगा। वर्क का डिफिनेशन मार्केट और मेरे में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, दोनों का अलग अलग तरीके से मैं बताता हूं। आपने बचपन से पढ़ा होगा वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू Fs cos थीटा, पढ़े हो ना? W बराबर Fs cos थीटा। लेकिन मेरा थोड़ा सा डिफरेंस होगा W बताने का। लॉजिक सीखना बेटा वर्क का। अच्छा एक चीज और आपको बता देता हूँ साहब, ये चैप्टर केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में कॉमन है, दोनों में डिफरेंस होगा सिर्फ और सिर्फ साइन का। अगर वहां पॉजिटिव आएगा तो यहाँ निगेटिव आएगा, यहाँ निगेटिव आएगा तो वहां पॉजिटिव आएगा। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ये बात याद रखना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ साइन में चेंज होगा और बाद बाकी कहीं कोई डिफिनेशन में भी चेंज नहीं होगा। यहाँ वर्क का अब मतलब समझो, वर्क बचपन से तुमको पढ़ा देते हैं क्या टीचर? W पढ़ लेना Fs cos थीटा, पढ़ तो लिया बच्चा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट,
अच्छा उधर नहीं दिखा तो यहाँ देखिए W बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये दुनिया का बच्चा जानता है, अगर उसको पढ़ा जाता है WFS ये पता होगा, ठीक है। तो अब आगे जब जाओगे तो यहाँ कॉस थीटा भी W बराबर F डॉट S कॉस थीटा वैसे निकाल लेते हैं बच्चा। अब सब वर्क का मेरा डेफिनेशन समझो, एकदम बेहतरीन है, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। अब वर्क का आज के बाद अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछता है तो सिंपल से वर्ड्स में उसको जवाब देना है, वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी। वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी। सर कौन कौन सा क्वांटिटी होता है? एक को हम लोग बोलते हैं बेटा इंटेंसिटी फैक्टर और दूसरे को हम लोग बोलते हैं बेटा कैपेसिटी फैक्टर। कौन सा फैक्टर बेटा? इंटेंसिटी फैक्टर और दूसरा कैपेसिटी फैक्टर। कौन सा फैक्टर? इंटेंसिटी फैक्टर और दूसरा कौन सा बेटा? कैपेसिटी फैक्टर। हमेशा वर्क 2 ही चीज का प्रोडक्ट होगा, एक इंटेंसिटी फैक्टर और दूसरा कैपेसिटी फैक्टर। तो दिमाग चला सर ये क्या आपने बोल दिया, नया डेफिनेशन मार्केट में आ गया। वर्क आज तक तो हमने पढ़ा था F इंटू एस, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैंने अंतर बता दिया। वर्क किस चीज का प्रोडक्ट होगा? इंटेंसिटी फैक्टर, इंटेंसिटी फैक्टर, दूसरा कैपेसिटी फैक्टर। वर्क इस 2 चीज का प्रोडक्ट होता है बेटा, एक इंटेंसिटी फैक्टर, दूसरा कैपेसिटी। सर ये कैसे होगा? अब देखो बेटा वर्क का भी वैरायटी होता है हमारे डिपार्टमेंट में। कैसे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क क्या होगा वो देखो बेटा, सिंपल सा लॉजिक लगाना। मैकेनिकल वर्क P डेल्टा V, बस P क्या है बेटा? प्रेशर, और डेल्टा V क्या है बेटा? चेंज इन वॉल्यूम। P को अपन बोलते हैं बेटा इंटेंसिटी फैक्टर और डेल्टा V को हम लोग बोलते हैं बेटा कैपेसिटी फैक्टर। P को क्या बोलते हैं बेटा? इंटेंसिटी फैक्टर और डेल्टा V को क्या बोलते हैं बेटा? कैपेसिटी फैक्टर। तो देखो बेटा वर्क 2 चीज का प्रोडक्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो मैकेनिकल वर्क जब भी आपसे पूछा जाएगा आप हमेशा क्या बोलेंगे बेटा? P डेल्टा V, वेयर P क्या बताएगा बेटा? प्रेशर, और डेल्टा V क्या बताएगा बेटा? चेंज इन वॉल्यूम। आज के बाद कभी भी मैं तुमसे वर्क का डेफिनेशन पूछूं तो हमेशा यही बोलना है, वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी फैक्टर एंड कैपेसिटी फैक्टर। अब सर मेरा वाला, अच्छा आपने दूसरा मैं बता रहा हूं ये मैकेनिकल वर्क था, दूसरा होता बेटा इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा तो वहां पोटेंशियल का डेफिनेशन पता था। पोटेंशियल इनफाइनाइट से, कहां से बेटा? इनफाइनाइट से पर्टिकुलर एक पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है वही उस पॉइंट का क्या कहलाता बेटा? पोटेंशियल कहलाता। V बराबर आपने क्या पढ़ा था याद होगा तो? W बाय क्यू। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? V बराबर W बाय क्यू। यहाँ से W उठा के बाहर ले आओ, V इंटू क्यू। देखो फिर से चमका कि नहीं चमका? इंटेंसिटी फैक्टर और दूसरा कैपेसिटी फैक्टर। वर्क हमेशा 2 ही चीज का प्रोडक्ट होगा बेटा, एक इंटेंसिटी फैक्टर और दूसरा बेटा कैपेसिटी फैक्टर। तो W बराबर V इंटू क्यू। तो वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी फैक्टर एंड कैपेसिटी फैक्टर। वर्क क्या होता है बेटा? इंटेंसिटी फैक्टर, कैपेसिटी। तीसरा भी देखो आ जाएगा आपको, ग्रेविटेशनल वर्क। कौन सा वर्क बेटा? ग्रेविटेशनल वर्क। अच्छा अगर ये पेन में ऊपर फेंक दूं बेटा तो वर्क डन जो अपन निकालते हैं W बराबर याद करो mgh से निकालते थे कि नहीं निकालते थे? निकालते थे। अब देखो चाचा मैं इसको मिटा रहा हूं, ग्रेविटेशनल वर्क। ग्रेविटेशनल वर्क मार्केट में ये सब आपसे छुपा लिया जाता है, वहां आपको नहीं बताया जाता है। ग्रेविटेशनल वर्क क्या होता है वो समझो, W बराबर mgh। अब इसमें सर कौन इंटेंसिटी फैक्टर और कौन कैपेसिटी? mg बेटा g तो कांस्टेंट होता है, ठीक है। इधर वाला इंटेंसिटी फैक्टर है, उधर वाला क्या है बेटा? mg इंटेंसिटी फैक्टर और h क्या है बेटा? कैपेसिटी फैक्टर। वर्क हमेशा जब भी आप पढ़ोगे 2 ही चीज का प्रोडक्ट होगा, एक इंटेंसिटी फैक्टर और दूसरा कैपेसिटी फैक्टर। तो आज के मार्केट में अगर कोई आपसे पूछता है वर्क क्या है तो आपको हमेशा याद रखना है, वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ 2 थिंग्स, दैट इज इंटेंसिटी फैक्टर एंड कैपेसिटी फैक्टर। 3 तरह का वर्क बताया था, मैकेनिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क और ग्रेविटेशनल वर्क। हम लोग सर किसका यूज करेंगे पूरे चैप्टर में? इस पूरे चैप्टर में हम लोग मैकेनिकल वर्क का यूज करेंगे और यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? माइनस साइन। जब भी मैं वर्क पूछूंगा आपको डायरेक्ट बोलना है माइनस पी डेल्टा वी। क्या बोलना बेटा? माइनस पी डेल्टा वी। क्या बोलना है? माइनस पी डेल्टा वी। याद रहेगा वर्क पूरे चैप्टर में वर्क क्या होगा बेटा? माइनस पी डेल्टा वी, हमेशा याद रखना है। तो अभी तक मैंने आपको बता दिया बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या क्या होता है। 5 मैंने आपको बताया। वर्क क्या होता है वर्क बता दिया, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट में।
अब हम देखेंगे बेटा डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में वर्क अपन निकालते कैसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में वर्क कैसे निकाला जाता है। तो कुछ कुछ प्रोसेस है, मैं आपको वर्क वहां पे बता देता हूं, वर्क हम कैसे निकालते हैं। मेथड टू कैलकुलेट वर्क इन ग्राफ। मेथड टू कैलकुलेट वर्क इन अ ग्राफ। अब किसी भी ग्राफ में अपन वर्क कैसे निकालेंगे। एक चीज और थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ बेटा हीट के बारे में। पहले मैं एक ग्राफ बता देता हूँ, फिर इसके बाद हीट के बारे में बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहला जो ग्राफ, अगर मान के चलो कभी ऐसा आ जाए, इस एक्सिस पे क्या आ जाए बेटा प्रेशर, और इस एक्सिस पे क्या आ जाए बेटा वॉल्यूम। एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा बेटा आपका वॉल्यूम, वाई एक्सिस पे क्या रहेगा बेटा प्रेशर, और ग्राफ कुछ ऐसा आ जाए, ठीक है। जब ग्राफ ऐसा आ जाएगा तो ग्राफ देखो बेटा, मैंने बताया था जो गरीब आदमी है वो देखो उनके लिए, अगर मान लो यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, अगर गलती से यहाँ 4 लिख दिया, क्या इस पूरी लाइन पर प्रेशर का वैल्यू सेम रहेगा कि अलग अलग? वैल्यू सेम रहेगा ना। अगर वैल्यू सेम रहा तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया, और इसको हम लोग क्या बोलते थे बेटा आइसोबारिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं बेटा आइसोबारिक। तो आइसोबारिक में जब भी आप वर्क डन निकालेंगे, अगर आपके पास ग्राफ है तो आप देखो कैसे निकालो बेटा, आप इस पूरे का एरिया निकाल लोगे, एरिया निकालते ही आपको क्या जाएगा बेटा वर्क डन मिल जाएगा, याद रखना, ठीक है। अब वर्क डन से पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, ये भी सवाल है। हमने कहा ये V इनिशियल V1 मान लिया, और इसको क्या मान लिया बेटा V2 मान लिया। तो वर्क का वैल्यू आपको पता होगा, यहाँ लिखूं W बराबर -P डेल्टा V। प्रेशर तो पूरा कांस्टेंट है तो उसको तो बाहर रहने ही दो। चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना चमका बेटा V2, इनिशियल कितना चमका V1, तो कैसे लिखोगे V2 माइनस का V1। तो वर्क का वैल्यू कितना आने वाला बेटा -P डेल्टा V, डायरेक्ट V2 माइनस V1 लिख दूं। जो गरीब आदमी उनके लिए भी ये बोल सकता हूँ बेटा मल्टीप्लाई करो, क्या होगा माइनस माइनस प्लस P V1 माइनस का P V2, ये आ गया बेटा आपका वर्क डन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जोर से बोलो जय माता दी। अब देखो याद रखना बेटा, सर ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा, यहाँ से डिसाइड होगा। प्रेशर तो हमेशा बेटा पॉजिटिव में ही रहेगा। V2 का वैल्यू अगर मान लो ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा बेटा 5, तो 5 में से 2 घटाओगे बेटा पॉजिटिव ही आने वाला है। पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू निगेटिव, वर्क का वैल्यू कैसा है बेटा निगेटिव। तो हमेशा याद रखना बेटा, जब भी फॉरवर्ड में वर्क डन निकालोगे, कौन से प्रोसेस में बेटा फॉरवर्ड प्रोसेस में, वर्क डन हमेशा कैसा आने वाला बेटा निगेटिव। वर्क डन कैसा आएगा बेटा निगेटिव। तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, इस प्रोसेस में वर्क डन का वैल्यू कैसा होने वाला बेटा निगेटिव। कैसा आएगा बेटा निगेटिव। वर्क डन कैसा होगा बेटा निगेटिव। दूसरा बेटा दिख रहा है, बैकवर्ड प्रोसेस के लिए, बैकवर्ड प्रोसेस के लिए ये सब आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। बैकवर्ड में देखो बेटा यहाँ प्रेशर है और यहाँ वॉल्यूम है। अब ग्राफ जो फॉरवर्ड आगे चल रहा था, अब ग्राफ ऐसे रिवर्स में आने वाला है। अब को करना क्या है वो देखो, मैं इसका नाम दे देता हूँ, इसको अपन A कह दिया, इसको अपन ने B कह दिया। अब देखो जरा यहाँ से समझो क्या, इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, इसको V1 बोल दिया। अच्छा इसका इनिशियल तो यहाँ V1, इसको क्या बोल दिया बेटा V2 बोल दिया, ठीक। अब आपको वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन निकालने के लिए इसका एरिया निकाल दोगे, तो PV का जो एरिया होगा ना बेटा वही वर्क डन का वैल्यू होता है। तो जो गरीब आदमी है यहाँ लिखूं W बराबर -P डेल्टा V, ये दुनिया वालों ने सिखाया आपको। W का क्या होता है -P डेल्टा V। अब सुनो, चेंज इन वॉल्यूम फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना बेटा V2, अगर मान के चलो ये 2, ये मान के चलो 5 है, तो ये वाला थोड़ी देर के लिए कितना मान लो 2 मान लो, ठीक। ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या होगा P V2 माइनस का V1। अब देखो बेटा ये पूरा का पूरा निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। वर्क का वैल्यू यहाँ से कैसा आने वाला बेटा पॉजिटिव। वर्क का वैल्यू यहाँ से कैसा आ गया बेटा पॉजिटिव। तो बैकवर्ड प्रोसेस में जब भी आपसे अगर पूछा जाए तो वर्क का वैल्यू कैसा हो जाएगा बेटा पॉजिटिव। वर्क का वैल्यू कैसा आ जाएगा पॉजिटिव, ये आपको याद रखना है। इधर फॉरवर्ड में वर्क डन कैसा होगा बेटा निगेटिव, बैकवर्ड में वर्क डन कैसा होने वाला बेटा पॉजिटिव होने वाला है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब तीसरा प्रोसेस देखते हैं बेटा हम लोग, जब आपका ग्राफ वर्टिकल होगा तब क्या होगा। तीसरा देखो बेटा,
ग्राफ अगर आपका वर्टिकल है, थर्ड में फॉर वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, अगर मैंने यहाँ प्रेशर दे दिया, यहाँ वॉल्यूम दे दिया। अब प्रेशर और वॉल्यूम में देखो बेटा, जब दिएगा वर्टिकल लाइन ये वॉल्यूम है, अगर मान लो गलती से 0 यहाँ 1 यहाँ 2, इस पूरी लाइन पे वॉल्यूम क्या है बेटा, कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या होगा बेटा पूरे लाइन पे, कांस्टेंट, तो प्रोसेस का नाम अभी मैंने आपको बोला था याद करने के लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बेटा, आइसोकोरिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। अब जो गरीब आदमी वो क्या करेगा, W बराबर माइनस पी डेल्टा वी, आपका गेम यहीं पे खत्म हो गया। V2 मैंने वहां कहा था डेल्टा V का वैल्यू आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए कितना होने वाला बेटा, 0, तो वर्क का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट अपन कितना बोल देंगे बेटा, 0। जब कभी भी आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए पूछा जाएगा वर्क का वैल्यू हमेशा आपको कितना कंसिडर करना है बेटा, 0 कंसिडर करना है। कितना कंसिडर करना है बेटा, 0। कितना कंसिडर करोगे, 0। अब मैं आपको बता रहा हूं बेटा, वर्क डन इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस। कौन से प्रोसेस में, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस में। अब क्लॉकवाइज में देखो बेटा और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, एक क्वेश्चन भी दूंगा बेटा, ये सारा चीज आपको वहां से समझा दूंगा क्लियर। तीसरा ये, हाँ 3 तो हो गया, चौथा होगा बेटा, इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया, इसको C बोल दिया, इसको D। यहाँ प्रेशर आ गया बेटा और यहाँ क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब क्लॉकवाइज चल रहे हो, AB BC CD ऐसे चल गया। देखो बेटा क्लॉकवाइज घूम रहा है ये पूरा, क्लॉकवाइज है ना, घड़ी देखो बेटा ऐसे घूम रहा है, A से B, B से C, C से D और फिर D से A। अगर इस प्रोसेस में आपसे वर्क डन पूछ देता है तब वर्क डन कैसे निकालोगे वो देखो। इस केस में वर्क डन निगेटिव आएगा, क्लॉकवाइज में वर्क डन क्या आता है बेटा, निगेटिव। जैसे आपसे कहा A B C D A, ये आपका क्लॉकवाइज है, तो इस केस में वर्क डन हमेशा याद रखना बेटा निगेटिव आने वाला है। कैसा निगेटिव, अब ये कैसे आएगा अभी क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। क्लॉकवाइज में सिर्फ आपको याद रखना है बेटा फॉर क्लॉकवाइज, फॉर क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज में वर्क डन कैसा आने वाला बेटा, निगेटिव आने वाला है। ठीक है, अगला देखो 5वां, फॉर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव वर्क डन होगा। एंटी क्लॉकवाइज में कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव। यहाँ प्रेशर डाल दो, यहाँ वॉल्यूम डाल दो, A B C D। अब देखो बेटा उल्टा चल रहा है ना, कैसे चलेगा, W A D C B A, उल्टा चला। तो इसमें याद रखना बेटा एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो, कोई दिक्कत, एंटी क्लॉकवाइज में वर्क डन कैसा आने वाला बेटा, पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज में वर्क डन कैसा होगा बेटा, आपको याद रखना पॉजिटिव होगा। इसमें निगेटिव आने वाला है और इसमें कैसा आने वाला बेटा, पॉजिटिव। अब इस 5 में कैसे कैसे होगा सारा वैल्यू मैं एक क्वेश्चन पे रख के आपको दिखाता हूँ कि मैंने सही किया है या गलत किया हुआ है सब चीज़। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा चीज़ समझना पड़ेगा बेटा, कुछ बेसिक यूनिट्स हो जो कन्वर्जन में आपको बार बार जरूरत पड़ेगा। 1 कैलोरी में कितना जूल होगा, 1 लीटर एटीएम में कितना जूल होगा, ठीक है, 1 जूल में कितना अर्ग होगा, ये सब चीज़ आपको आना चाहिए। मैं थोड़ा सा चीज़, क्या चीज़, ओके, तो मैं तो कन्वर्जन यहाँ बता देता हूँ आपको, देखिएगा। अब जैसे मान लो कुछ वहीं पे खोपचे में लिख लेना, कॉपी में नोट 1 कैलोरी, चांद सितारा लगा लेना, इंपॉर्टेंट है। 1 कैलोरी इजकल टू 4.2 जूल होता है। 1 जूल इजकल टू 10⁻7 अर्ग होता है। 1, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, 1 लीटर एटीएम इजकल टू 101.3 जूल होता है। अब ये तीनों चीज़ अगर आपको याद है तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। अपन इसका यूज भी करेंगे, नहीं तो पेपर वाला तुम्हारे साथ गेम खेलेगा, पता भी नहीं चलेगा। 1 लीटर एटीएम इजकल टू 101.3 जूल होता है बेटा। 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होता है। 1 कैलोरी इजकल टू 4.2 जूल होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा बेटा, अपने पास समय कम था, अपन यहीं पे इसको ड्रॉप करते हैं।
अपना मुलाकात होगा बेटा नेक्स्ट टर्न पे। नेक्स्ट टर्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस टर्न पे सिर्फ और सिर्फ मैं न्यूमेरिकल ही बताऊंगा और सिर्फ वर्क। अगला वाला बेटा जो पहले भी पढ़ चुके हैं वो भी फिर से पढ़ेंगे क्योंकि हर एक क्वेश्चन यूनिक होगा इस बार का, क्योंकि ग्राफ पे बेसिकली जितना भी क्वेश्चन आया एडियाबेटिक पीवी पावर गामा वाला भी कॉन्सेप्ट होगा, वो वाला भी मैं आपको इस पर बताऊंगा अगले लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, हमारी मुलाकात होगी कल